नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विदेशी सब्जियों को उगाएं, अधिक लाभ कमाएं। पशुओं में FMD है घातक बीमारी, समय पर करें रोकथाम। किसी के लिए भी सेहत बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी सेहत के लिए सही खान-पान जरूरी है, जिसमें सब्जियां बहुत ही जरूरी होती है। आमतौर पर हम जो सब्जियां खाते हैं वो अधिकतर हरी होती है, लेकिन आज की जरूरत सतरंगी सब्जियों को अपने आहार में शामिल करने की भी है, जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक बढ़े। आज कुछ ऐसे ही विदेशी सब्जियों की चर्चा करेंगे जो आपकी जेब भी भरेंगे और सेहत भी सुधारेंगी, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र मेहता। जैसे एक आज कॉन्सेप्ट आया है कि हमें हमारे खाने में सब्जियों का रंग सतरंगी होना चाहिए, मतलब रेनबो वेजिटेबल्स की हम बात कर रहे हैं कि हमारे खाने में हर तरह के रंग होने चाहिए। जो सब्जियों के रंग है वो एंटीऑक्सीडेंट्स को बताते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है जो हमें बीमारियों से, जैसे कैंसर होगी, जैसे हार्ट डिजीज होगी, इससे होने से बचाती है। आज देसी सब्जियों सहित कई विदेशी सब्जियां भी हैं जो अलग अलग रंगों की होती हैं। आज विदेशी सब्जियों में से ही कुछ सब्जियों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें छोटे या बड़े स्तर पर उगाकर आप लाभ कमा सकते हैं। हम ब्रोकली की बात करेंगे। ब्रोकली एक ऐसी फसल है जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। इसमें एक कंटेंट होता है जिसको हम सल्फोराफेन के नाम से जानते हैं। ये एंटी कैंसरस होता है, यानी कि हम अगर ब्रोकली को एज ए सैलेड, एज सलाद के रूप में या सब्जी बना के इसको खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये कैंसर होने से बचाती है। जो इसका सल्फोराफेन कंटेंट कोल क्रॉप ग्रुप में जो गोभी वर्गीय फसलें हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये ब्रोकली में पाया जाता है। और ब्रोकली अब आप देख रहे हैं कि आम रेडी वाला भी ब्रोकली रखना शुरू कर दिया है। अब आता है लगाने का टाइम। जो प्लेन में है इसकी पैदावार, प्लेन में हम अगर इसको सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं तो ये जनवरी फरवरी में हमें पैदावार देती है। पहाड़ों में हम इसको 2-3 समय पर लगा सकते हैं। जैसे पहली ट्रांसप्लांटिंग हम 15 सितंबर के आसपास करें, दूसरी ट्रांसप्लांटिंग हम 15 अक्टूबर के आसपास करें। जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो खेत लगा है इसकी हमने ट्रांसप्लांटिंग 15 अक्टूबर के आसपास की है, तो 1.5 महीने में एक फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इसी तरह अगर हम तीसरी ट्रांसप्लांटिंग 15 नवंबर के आसपास करते हैं तो इनका 1-1 महीने के गैप पे आगे हमें पैदावार मिलेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है प्लेन में इसकी पैदावार कम होती जाती है और पहाड़ों से इसकी आवश्यकता पूरी होती है, जिससे हमें बड़े अच्छे रेट इसके मिलते हैं। फूल गोभी की पैदावार करते हैं, वैसे हम ब्रोकली की भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें और फूल गोभी में अंतर ये है कि जब ये तैयार होती है तो हमें इसको डिले नहीं करना है, मतलब देरी नहीं करनी है काटने में, नहीं तो ये खुल जाती है। खुलने के बाद इसका एकदम से फूल निकलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए समय पर इसकी कटाई करनी है और समय पे इसकी जल्दी से मार्केटिंग करनी है, क्योंकि 2-3 दिन बाद इसके खराब होने के चांसेस रहते हैं। केल भी एक ऐसी ही फसल है जो पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें दूध की तुलना में बहुत अधिक कैल्शियम मिलता है। इसकी पत्तियां गहरे हरे और बैंगनी रंग की होती है जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसे ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों सहित मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरह की केल यहाँ पे है। एक करली केल है जिसके पत्ते बिल्कुल मुड़े मुड़े से है और एक के पत्ते बिल्कुल सीधे हैं। इसको भी हम सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं और हम इसको पका के भी खा सकते हैं सब्जी के तौर के ऊपर। और ये भी हमारे लिए एक बहुत न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है और इसको भी हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और ख़ासकर मैं चाहूँगा कि जो पहाड़ों में लोग रहते हैं वो इसकी पैदावार गर्मियों में के महीनों में करें, जब दिल्ली मार्केट या चंडीगढ़ मार्केट में इसकी बड़ी अच्छी डिमांड रहती है पत्तों के साथ, और ये बड़े लंबे समय तक पत्ते देती रहती है। जैसे आजकल जो आप देख रहे हैं ये सब्जी, ये आज से इसके पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं और ये मार्च अप्रैल महीनों तक इसके पत्ते लगातार निकलते रहेंगे और पौधा बढ़ता रहेगा। तो किसानों के लिए बड़ी अच्छी ये भी एक सब्जी है जो 2-3 महीने आपको लगातार पत्तों की पैदावार देती रहेगी। अब हम एक और सब्जी के बारे में बात करेंगे जो अभी अभी हमने 2 साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है।
जैसे आप सभी लोग सरसों को जानते हैं, सरसों का साग खाते हैं, और सरसों हमारे इंडिया में बहुत सारी तरह की उगाई जाती है। लेकिन ये देखिए, ये विदेशी तरह की सरसों है। आपने कभी बैंगनी रंग की सरसों नहीं देखी होगी। जैसे बैंगनी रंग की ये सरसों है, इसका एक तरफ से पत्ता बैंगनी रंग का है, दूसरे तरफ से पत्ता इसका हरे रंग का है। इस सरसों को हम सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कॉमन सा कहिए, इसको चॉप ऑफ करिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक और नींबू मिला के आप इसको सलाद के तौर पे बड़ी अच्छी आपको खाने की इसमें खुशबू मिलेगी। और मैंने तो देखा है कि इसमें असली सरसों की तरह एक खुशबू आती है, और इसको हम सब्जी के तौर पे भी पका सकते हैं। और जैसे इसमें आप देख रहे हैं, क्योंकि ये हर तरह का रंग, पर्पल रंग भी इसमें है, हरा रंग भी इसमें है, इसलिए जो मैंने पहले कहा था कि हमें अब शिफ्ट करना है अपने आप को सतरंगी सब्जियों की तरफ, तो इसमें एक सब्जी ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अपने किचन गार्डन में लगाइए। अगर एक 5 लोगों की फैमिली है और अगर आपके पास इसके सिर्फ 10 या 20 पौधे हैं, तो आप कम से कम 3 महीने तक इसकी सब्जी खा सकते हैं। अब आती है बात लगाना कब है। जिस तरह से हमने बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की बात की, इसकी भी हम नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी भी लगा सकते हैं, हम इसको सीधा भी लगा सकते हैं, पर अगर किसान भाई नर्सरी लगाए तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और फिर से इसको 1.5 फुट बाई 1 फुट के ऊपर आपने अपने खेतों में लगाना है। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज ये पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं और अगले 3 महीने तक ये हमें पत्ते देता रहेगा। आने वाला समय में आपको पीले रंग की गोभी मिलेगी, पर्पल रंग की गोभी मिलेगी, बैंगनी रंग की गोभी मिलेगी, और भी हर तरह के रंग हमारी सब्जियों में मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं टमाटर हम लाल रंग का ही पसंद करते हैं, लेकिन अब पीले रंग का टमाटर भी आ रहा है, काले रंग का टमाटर भी आ रहा है। इस तरह काले रंग की शिमला मिर्च भी आ रही है, पीले रंग की शिमला मिर्च भी आ रही है। और इनका मतलब ये कि हमें ये सारी सब्जियां अपने इंक्लूड करें। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हरा ही खाना है या हमने सिर्फ सफ़ेद ही खाना, हमने हर तरह की सब्जी खानी है, हर रंग की सब्जी खानी है, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। आज वही किसान कृषि से अधिक आय कमा रहे हैं जो बाजार के हिसाब से फसलें उगा रहे हैं, और इस तरह की सब्जियों की बाजार मांग बहुत अधिक रहती है। इनकी खेती से आज किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इन्हें उगाने में सबसे खास बात ये होती है कि इन्हें जैविक तरीके से आसानी से उगाया जा सकता है। तो जो मेरा रफ सा एस्टीमेट है, क्योंकि अलग अलग समय पे ये मार्केट में जाती है। जैसे अगर आपकी ब्रोकली जनवरी के महीने में आ रही तो रेट थोड़ा कम मिलेगा, अगर वही ब्रोकली हमें मई जून के महीने में मिलेगी तो रेट उसका ऑलमोस्ट डबल मिलेगा। तो कम से कम अगर हम ब्रोकली की पैदावार करते हैं और अच्छी मार्केटिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा किसान भाइयों से यही कहना है, क्योंकि ये कॉमन वेजिटेबल्स नहीं है, अभी हर आदमी के रेडी पे सब्जी नहीं मिलती है। तो पहले हम इसके लिए कम्युनिटी बेस पे काम करें, किसी से ऐसा कांटेक्ट करें कि हम आपको डेली इतनी सब्जी सप्लाई कर सकते हैं, तो तब रेट इसके अच्छे मिलते हैं। और अगर किसान भाई इनकी पैदावार करते हैं तो आराम से 5 से 10 लाख रुपए पर हेक्टेयर इसमें कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस समय पे इसकी पैदावार की है। इन सारी सब्जियों के बारे में ये बात करूँगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है खुरपका मुंहपका रोग, जो कि बदलते मौसम में पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशुओं को चलने फिरने और आहार खाने में काफी परेशानी होती है, जिससे पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, पशुओं में इस रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। बीमारी जिसको खुरहा बोलते हैं, एफएमडी बोला जाता है, कुछ क्षेत्र में खुरपक्का मुंहपक्का भी बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मृत्यु तो इसमें कम होती है, लेकिन पशुपालक परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक विषाणु जनित बीमारी है जिसको वायरल बीमारी बोलते हैं, लेकिन ये जो वायरस होती है इसके स्ट्रेन बहुत ज़्यादा 7 स्ट्रेन है, जिससे बीमारी होने की संभावना बनती है। उसमें भी इंटरचेंज होती है। कहने का मतलब है कि बहुत ही भयानक रूप में बीमारी होती है। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है।
ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो पशु उसमें लक्षण क्या होते हैं? पशु को सबसे पहले फीवर आती है, जिसके कारण खाना पीना कम कर देता है। उसके बाद देखेंगे कि मुंह से लार आना शुरू हो गया है। उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे करके मुंह में छाले होंगे, पैर में छाले हो जाएंगे। तब जाकर किसान को पता चलता है कि इनको एफएमडी यानी खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी हुई है। उसके बाद क्या होता है, ये जो बीमारी होती है ये सबसे अधिक ठंडी के दिनों में होने की संभावना बनती है। मतलब नवंबर महीने, अक्टूबर नवंबर महीने से शुरू होती है, फरवरी मार्च तक होने की संभावना बनती है। लेकिन मौसम में इतना परिवर्तन आ रही है, क्लाइमेट चेंज इतनी हो रही है कि अब ये बरसात के समय में भी देखने के लिए मिल रहा है। मार्च अप्रैल में भी एफएमडी का केस देखने के लिए मिल रहा है। यानी हमें लगता है कि अब सालों भर ये बीमारी फैलना शुरू हो गया है। चूँकि मौसम जो एकाएक चेंज होते हैं तो वायरस क्या है जो वायुमंडल में ऑलरेडी उपस्थित है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तुरंत मल्टीप्लाई करके इन्फेक्ट कर देता है पशु को। और बहुत सारे पशु जो हैं वो कैरियर का रूप में भी काम करते हैं, जिसमें कि वायरस ऑलरेडी मौजूद रहती है, उसमें केवल लक्षण नहीं पैदा करते हैं। इसलिए इससे बचाव के लिए टीकाकरण करवाना अत्यंत ही आवश्यक है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहला प्राथमिक जो करना है, आपको इसका टीकाकरण करवानी है। टीकाकरण उपलब्ध है, टीका इसकी उपलब्ध है। आपको स्टेट गवर्नमेंट जो पशुपालन विभाग होते हैं उसके द्वारा भी प्रत्येक साल इसकी टीकाकरण की जाती है। और यदि आप जागरूक किसान हैं तो साल भर में इसका 2 बार 6 महीना पर ही टीका इसको दे, मतलब साल भर में 2 बार इसका टीकाकरण करवाएं, तब जाके सुरक्षित होने की संभावना बनती है। इसके बाद होती है बचाव के लिए, आपका पशु जितना स्वस्थ रहेगा उतने ही इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले समय पर कृमि की दवा उसको दें। उसके साथ साथ आप कोई भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो आपके पशु को इम्यूनिटी बढ़ाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, जिसके कारण वो बीमारी होने की संभावना आपको कम रहेगी आपके पशु में। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। करना क्या आपको है कि सबसे पहले जब पशु को बुखार आती है तो आप पशु चिकित्सक की सलाह से बुखार की दवा उसको दें। ऐसे मेलोनेक्स प्लस नॉर्मल जनरली यूज करते हैं लोग, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि घाव हो गया है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है ये बहुत अच्छी दवा है। ये सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, आपको ह्यूमन वाले दवा दुकान पे भी मिल जाएंगे। इसका घोल बनाइए, बहुत कम मात्रा में डालना, हल्का लाल सॉल्यूशन होना चाहिए। उस घोल से मुंह से लेकर पैर को अच्छी तरह से साफ करें। उसके बाद पैर का जो घाव है उस पर बीटाडीन एक लिक्विड मिलती है, उसको उसके घाव पर लगाएं। ये 2 दवा लगाने के बाद उसके बाद अपना एक क्रीम बनाएं, बोरोग्लिसरीन पेस्ट जिसको बोलते हैं। ग्लिसरीन लिक्विड मिलती है मार्केट में, और बोरिक एसिड पाउडर, दोनों को मिलाकर ये क्रीम बना ले। ऐसा क्रीम जो कोलगेट क्लोजअप जो अपने करते हैं उससे थोड़ा ढीला होना चाहिए, उसको उस घाव के ऊपर लगा सकते हैं। इतना ये तीनों चीज़ यदि करते रहेंगे आप तो हमें लगता है कि 5 से 7 दिनों में आपको अच्छी रिकवरी मिल सकती है और जल्दी ठीक भी होगी और कम खर्च में ठीक होगी। तो इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। उसके खान पीन पे ध्यान दें। और इस समय जो आ रही है तो आप टीकाकरण पहले ही करवा लें। इसका टीकाकरण लगभग सितंबर अक्टूबर में कर देनी चाहिए, तब जाकर कम से कम इस 6 महीना के लिए वो बहुत अच्छा आपके पशु को बचा के रखेगा।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। इसके बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मसाला फसलों में जीरे का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी सब्जी बनानी हो या दाल या अन्य कोई डिश, सभी में जीरे का प्रयोग किया जाता है। बिना इसके सारे मसालों का स्वाद फीका लग जाता है। इसी कारण जीरे की मांग साल भर बनी रहती है। तो जिन किसानों ने जीरे की अभी तक जीरे की खेती नहीं की है, वे किसान इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई करें तो अधिक उपज ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें जीरा की उन्नत तकनीक से बुआई, देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। जीरा एक मसाला फसल है। जीरे का उपयोग कई तरह के व्यंजनों में खुशबू उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इसे खाने में कई तरह से उपयोग में लाते हैं, जिसमें से कुछ लोग इससे पाउडर या भूनकर खाने में इस्तेमाल करते हैं। जीरे का सेवन करने से पेट संबंधित कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। जीरे का पौधा शुष्क जलवायु वाला होता है। भारत में जीरे की खेती सबसे अधिक राजस्थान और गुजरात में की जाती है। यहाँ पर पूरे देश का कुल 80% जीरा उत्पादित किया जाता है, जिसमें 28% जीरे का उत्पादन अकेले राजस्थान राज्य में होता है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में राज्य का कुल 80% जीरा उत्पादन होता है। जलवायु। जीरे की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और भूमि का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसके पौधे सर्द जलवायु में अच्छे से वृद्धि करते हैं। वर्तमान समय में जीरे की कई तरह की उन्नत किस्मों को तैयार किया गया है, जो इस प्रकार से है: RZ19, GC4, RZ209, RZ223। किसान इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से, इसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इससे खेत समतल हो जाएगा, जिससे बुआई करना आसान हो जाएगा। खाद्य और उर्वरक। किसान भाइयों, खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार डालनी चाहिए। इससे खर्च घटता है और पैदावार अधिक मिलता है। जीरा की खेती के लिए 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर पहली जुताई के समय अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद बुआई के समय DAP 55 किलोग्राम और यूरिया 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। इसके बाद 33 किलो यूरिया को पहली सिंचाई के बाद खड़ी फसल में छिटक कर देते हैं। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उससे पूछा है भीड़ का खेड़ा जिला भीलवाड़ा के किसान दीपक कुमार ने। आप केले के पौधों में पनामा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो दीपक कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। केले की फसल जो तैयार है, केले के नए बगीचे लगाए हैं या जो फसल तैयार हो, उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को आ रही हैं। जैसे कि एक होता है पनामा विल्ट। इसमें पूरा की पूरा पौधा आगे जाकर सूख जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है, जो पत्तियों के किनारों से पीलापन शुरू होता है और पत्तियां का ये पीलापन पूरा, जो धब्बे होते हैं पीले पीले, ये धब्बे बड़े होते हैं, बृहदाकार में होते हैं और जाके इकट्ठे हो जाते हैं और पत्तियां फटने लग जाती हैं। इससे पूरी की पूरी पत्ती सूख जाती है। जब पत्ती पूर्ण रूप से सूखेंगी तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधे भी मर जाते हैं। इसकी जो फफूंदनाशक इसमें इस्तेमाल की जाते हैं, तो किसान भाई को मैं बता दूं यहाँ की, जैसे कार्बेंडाजिम है या M45 है, विटावैक्स है, 1 से 2 ग्राम दवा घोल लें पानी में 1 प्रति लीटर और इसका छिड़काव करें
छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर पर भी कर सकते हैं, जरूरत हो तो 10 से 12 दिन पर। एक पौधे के आसपास बहुत से सकर्स निकल आते हैं, बहुत से पौधे निकल आते हैं, उनको हटाते रहना, उनको तब तक हटाना तब जब तक कि एक दूसरा फूल की स्थिति में, मुख्य जो पौधा फूल की स्थिति में ना आ जाए, तब तक आसपास के जो निकलने वाले कल्ले हैं उनको हटाते रहना है और फलों की वृद्धि अच्छी होगी, जिससे कि भरपूर उत्पादन किसान भाई को प्राप्त होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatha@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो